अपन पढ़ते हैं सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी क्या होती है? सिंगुलरिटी पढ़ने से पहले नेबरहुड पढ़ते हैं। नेबरहुड क्या होता है कि एक जेड पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसमें सर्कल ओपन डिस्क, इसको ओपन डिस्क भी बोलते हैं, ये सर्कल की डेफिनेशन। ये ओपन डिस्क डिफाइन करे कि जैसे अगर मैंने ये पॉइंट लिया और ये इस पॉइंट के अराउंड मैंने डेल्टा रेडियस का सर्कल बनाया, अगर उसमें सारे पॉइंट लाइज कर रहे हैं, उसके सारे पॉइंट अंदर है, तो दिस पॉइंट इज माई कॉल्ड नेबरहुड। नेबरहुड। और एक होता है डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड में से अगर मैं जेनॉइड पॉइंट निकाल दूं कि जिस पॉइंट के अराउंड उसने नेबरहुड पूछा है, उसको मैं निकाल दूं, बाकी सारे पॉइंट नेबरहुड में आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड। अब रेगुलर पॉइंट क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट ए डिलीटेड नेबरहुड। मेरे को कोई एक ऐसा नेबरहुड मिल गया जो डिलीटेड है, डिलीटेड नेबरहुड है, ठीक है। बी चीज ये पूरा का पूरा अगर डिफरेंशिएबल है, तो जो पॉइंट ये है वो कहलाएगा रेगुलर पॉइंट। रेगुलर पॉइंट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एनालिटिक। एनालिटिक फंक्शन एट जेड नॉट। ये कहलाता है कि इफ जेड नॉट इज रेगुलर पॉइंट, रेगुलर पॉइंट, then f of z is analytic at z is equals to at z naught, z is equals to z naught भी लिख सकते हैं, z naught इसको बोलते हैं। अब पढ़ते हैं सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी क्या होती है कि एक पॉइंट z is equals to z naught is called सिंगुलरिटी। ये क्या है? सिंगुलरिटी है। सिंगुलर पॉइंट of f of z, point f of z, if f of z is not analytic at z naught, तो z naught पे एनालिटिक नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ले तो फर्स्ट एग्जांपल, f of z is equals to 1 upon z, ये कहाँ डिफाइन नहीं है? z is equals to 0 पे ये डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो f of z is singular at z is equals to 0, क्योंकि ये z is equals to 0 पे एनालिटिक नहीं है। Now one more example, example number 2, कि f of z is equals to 1 upon z minus 1 z minus 2, तो ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा? पहले तो ये पॉइंट पे ये पॉइंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो z minus 2 पे इज नॉट 0, तो z is equals to 1 and 2 पे not analytic, not analytic, that means f of z is सिंगुलरिटी होगी उस पे कौन कौन से पॉइंट एट z is equals to 1 और 2 पे। थर्ड, f of z is equals to sin 1 upon z minus 2, तो sin 1 upon z minus 2 कहाँ पे 0 होगा? अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? sin infinity, sin infinity इज नॉट डिफाइंड। तो वापस से z is equals to 0 होना चाहिए, z minus 2 is equals to 0 नहीं होना चाहिए, z is equals to 2
तो z इज इक्वल टू 2 पे नॉट एनालिटिक है ये। अपन को सब सिंगुलरिटी चेक करने के लिए सिंपली देखना है कि कहाँ पे जीरो हो रहा है। वो पॉइंट ऐसे पॉइंट ऐसे पॉइंट जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो देखा इस फंक्शन डिफाइंड नहीं था, इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सिंपली मैंने ये एग्जांपल करवाया तो इस पे भी डिफाइंड नहीं था। तो मेरे को यही चेक करना है कि कौन कौन से पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो नॉट एनालिटिक, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ जेड हैज सिंगुलरिटी at z is equals to 2. One more example, f of z is equals to e raised to 1 upon z. तो अब ये कहाँ पे डिफाइन नहीं है, ये e raised to 1 upon 0 रखो, e raised to infinity, तो नॉट डिफाइंड। तो ये डिफाइंड नहीं तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, तो हम अपने को z is equals to 0 पे अपन को सिंगुलरिटी मिल जाएगी इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल कि f of z is equals to sin z upon 2 z and 2 z not equals to 0, z is equals to 0, तो लिमिट z tends to 0 sin z upon z which is 0 by 0 form, तो लिमिट z tends to 0 cos z upon 1 which is 1। तो ये 1 पे डिफाइन नहीं है क्योंकि 1 पे 0 हो रहा है, तो इसकी 1 एक सिंगुलरिटी हो गई। ठीक है, नाउ one more way कि z not belongs to C is said to be सिंगुलरिटी, इस पे सिंगुलरिटी है ऑफ f of z if f fails to be analytic, मतलब नॉट एनालिटिक। सिंपली वही डेफिनेशन है, बिलोंग्स टू, तो ये कब जीरो होगा, f of z अपॉन जीरो होगा तभी जीरो होगा, तो इन्फिनिटी, ये नवी डिफाइंड नहीं होगा। नाउ वन मोर डेफिनेशन, a z naught belongs to r dash minus r where r is regular point, r is set of all regular point of f of z। तो इसकी हेल्प, इसकी तरफ से तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल कर दिए, इस डेफिनेशन की तरफ से अब एग्जांपल करते हैं कि f ऑफ z इज इक्वल टू, जो मैंने अभी एग्जांपल कराया था 1 अपॉन z, ये कहाँ पे डिफाइन नहीं था, जीरो पे। आप चेक करते हैं इस डेफिनेशन के थ्रू। तो इसका डोमेन क्या है, पहले तो ये मैंने नोटेशन बताए थे कि डी एफ क्या होता है, डी एफ का इंटीरियर क्या होता है, आर क्या होता है, आर आर डैश क्या होता है, ये सारे मैंने नोटेशन करवाए हुए हैं। तो सी ये कहाँ पे डिफाइन नहीं है, जीरो पे डिफाइन नहीं, तो सी माइनस डोमेन हो गया। ठीक है, अब इसका मैं अगर इंटीरियर निकालूँ तो इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर भी पूरा का पूरा ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है इस पॉइंट को छोड़ के, तो सम ऑब्वियसली इंटीरियर मेरा पूरा का पूरा ये हो जाएगा इस पॉइंट को छोड़ के। ठीक है, तो आर मेरा क्या हो गया, सी माइनस जीरो, तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश पूरा का पूरा सी, तो एस क्या हो जाएगा,
ऐसी एस मतलब माई पॉइंट, आर डैश माइनस आर, तो एस आ गया सिंगलटन जीरो। मैंने ये नोटेशन में बता देता हूँ कि डी एफ क्या था, डी एफ था सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल पॉइंट, पॉइंट ऑफ एफ ऑफ जेड, एंड डी एफ का इंटीरियर क्या था, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, पॉइंट ऑफ डी ऑफ एफ, एंड आर क्या था, सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट, रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो मेरा ये थे। नाउ अब ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन है ना जो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन जेड, ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे डिफाइन डिफरेंशिएबल है। इसको छोड़िए क्योंकि इस पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो इसको छोड़ के बाहर के सारे मतलब जेड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट पे छोड़ के सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डी ऑफ एम मेरा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा सी माइनस दिस। इसका इंटीरियर निकालेंगे तो इंटीरियर की डेफिनेशन क्या थी, दिस इज माई कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज पूरा दिस, इसमें से केवल ये पॉइंट हटा हुआ है, बाकी सारे पॉइंट हैं। तो इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट की क्या होती है कि सेट ऑफ ऑल नेबरहुड। तो मैं अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लो, यहाँ पे नेबरहुड हो रहा हूँ, तो वो भी इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे नेबरहुड लूँ तो इसके अराउंड एक नेबरहुड सर्कल बनाऊँ, मतलब नेबरहुड बनाऊँ, इस पॉइंट लिया, पॉइंट के अराउंड नेबरहुड लिया तो वो भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाइज कर रहा है। यहाँ पे लूँ वो भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाइज करेगा, यहाँ पे लूँ तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाइज करेगा, यहाँ पे लूँ तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाइज करेगा। जीरो को छोड़ के सारे पॉइंट अपने इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे। अब सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन गए, तो रेगुलर पॉइंट कितना हो जाएगा, रेगुलर पॉइंट हो जाएगा मेरा पूरा का पूरा दिस, और इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सी। तो ये हो गया मेरा दिस। नाउ सेकंड एग्जांपल करते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, अब ये एक ये अपन जानते हैं कि ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइंड है, और इसमें कोई भी पॉइंट ले हैं क्योंकि जेड बिलोंग कर रहा है मेरा सी से, तो मेरा पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइंड है। और दूसरा कोई भी पॉइंट लूँ मैं, वो नेबरहुड भी बनेगा, सॉरी रेगुलर पॉइंट होगा, रेगुलर पॉइंट होगा तो वो एनालिटिक पॉइंट होगा, और एनालिटिक है तो वो सिंगुलरिटी होगी, मतलब पूरा का पूरा डोमेन मेरा एनालिटिक है। और एनालिटिक है तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो सिंगुलरिटी देगा, क्योंकि अपन ने क्या लिखा था कि तो वो पॉइंट जो एनालिटिक नहीं है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन पूरा का पूरा सी गिवन है। डी एफ, डी एफ मतलब डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, इसको कैसे चेक करेंगे डिफरेंशिएबल को लिए, मॉड जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड जेड बार इंटू जेड, इसको क्या लिख सकता हूँ, जेड स्क्वायर जेड बार। तो डिफरेंशिएबल चेक करने की नेसेसरी कंडीशन ये थी, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो।
तो ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, केवल 0 पॉइंट पे, तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल है। अब 0 का इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें केवल एक पॉइंट है मेरे पास 0। अब मैं जीरो के अराउंड नेबरहुड बनाऊं, डेल्टा नेबरहुड, तो बाकी के सारे पॉइंट नहीं, केवल मेरे पास एक ही पॉइंट है 0। तो मेरा नेब कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो, उसमें केवल एक ही पॉइंट आएगा, कौन सा, 0, खुद 0, बाकी कोई पॉइंट नहीं आना, तो इट इज नॉट ए नेबरहुड। तो मेरा इंटीरियर आ जाएगा 5, विच इज ऑल्सो इक्वल टू आर, क्योंकि रेगुलर की डेफिनेशन ये होती है कि उस पॉइंट को छोड़ के सारे पॉइंट उसमें आने चाहिए, डिलीटेड नेबरहुड होना चाहिए, इसको छोड़ के, तो विच इज माई रेगुलर पॉइंट, तो आर भी मेरा 5 आ गया। तो लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगी, लिमिट पॉइंट ऑफ 5, तो एस क्या आ जाएगा, आर डैश माइनस आर, विच इज 5 माइनस 5, तो माई एस भी आ गया 5। तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे ये सिंगुलरिटी हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 2 mod z is less than 1 and mod z is greater than or equal to 1। तो अब ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है वो चेक करना है पहले। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन तो मेरे को गिवन है पूरा का पूरा सी, तो मैं अब निकालता हूँ डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल निकालने के लिए डेफिनेशन, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो मैं लिमिट निकालता हूँ, लिमिट mod z is लेस 1, तो एफ ऑफ जेड, मैं ये लिमिट लगा रहा हूँ इनसाइड, मतलब फर्स्ट वाले पे, मतलब ये लेता हूँ इनसाइड, इनसाइड मतलब सर्कल के अंदर वाला, तो सर्कल के अंदर वाले लेंगे तो क्या आएगा, ये वाला, क्योंकि ये सारे पॉइंट ऐसे पॉइंट जो सर्कल के अंदर है, तो इसकी लिमिट आ जाएगी 1। एंड मॉड जेड इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ जेड, अब मैं लेता हूँ ये आउटसाइड वाला, आउटसाइड वाला, तो ये आ रही है 2, तो एफ ऑफ लिमिट, लिमिट मॉड जेड इज इक्वल टू 1 inside are is inside or outside, which is not equal, that means f of z is not continuous at mod z is equal to 1, मतलब इस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो मतलब c माइनस z सच दैट mod z is equal to 1, तो इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा, ये कि सेम टू सेम, कि ये इसी पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो इसलिए ये के हो जाएगा। अब ये के हो गया तो ये क्या हो गया मेरा आर, तो आर डैश अगर मैं निकालूँ तो वो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा सी, तो एस क्या आ जाएगा, सी माइनस दिस, तो ये आ जाएगा मेरा मॉड जेड इक्वल टू 1 सर्कल, तो मैं दिस पॉइंट पे ये सिंगुलरिटी गिवन करेंगे, सिंगुलरिटी देगा। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका वही है सिंगुलरिटी निकालने का, कि एफ ऑफ जेड देखो कहाँ पे जीरो हो रहा है, जैसे मैंने लिया था साइन जेड अपॉन जेड,
ये कहाँ पे जीरो होगा, तो लिमिट लगाते हैं, z टेंस टू जीरो cos z अपॉन वन विच इज वन, तो ये वन पे डिफाइन नहीं है, मतलब इसकी जीरो इज नॉट सिंगुलरिटी। ठीक है, नाउ अब डिफाइन करते हैं अपन सिंगुलरिटी। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी। नाउ क्लासिफिकेशन मतलब दो दो प्रकार की सिंगुलरिटी होती है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एंड एक होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड में तीन प्रकार की होती है, रिमूवेबल, रिमूवेबल, पोल एंड इसेंशियल, इसेंशियल, एंड इसमें केवल एक ही होती है नॉन इसेंशियल। ठीक है, इसेंशियल कोई बोल सकते हैं नॉन इसेंशियल या इसेंशियल। ठीक है, इसको वो ऑल्सो इसमें एक ही तरह की होती है इसेंशियल, और इसको ऑल्सो बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, नाउ अब पढ़ते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, आइसोलेटेड कि देयर एग्जिस्ट एक डिलीटेड नेबरहुड, देयर एग्जिस्ट ए डिलीटेड, क्या है यार, डिलीटेड नेबरहुड z नॉट इन f of z is एनालिटिक। मतलब सिंगुलरिटी की डेफिनेशन, जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं वन अपॉन जेड, जेड माइनस वन जेड। अब आता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है, विच इज नॉट नॉट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, या तो ये बोल सकते हैं, और दूसरी डेफिनेशन, इफ इट इज लिमिट पॉइंट ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अगर मैं उस पॉइंट का कोई फंक्शन का लिमिट पॉइंट निकालूं, और वो अगर मेरा लिमिट पॉइंट निकालूं, वो अगर मेरा पॉइंट, जो मेरा पॉइंट है वो अगर आइसोलेटेड है, तो उसको बोलते हैं अपन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। मैं इसका पूरे डेफिनेशन अगर लिखना है तो पूरे डेफिनेशन, ए इज ए सिंगुलर पॉइंट z is equals to z naught is non isolated singularity if it is limit point of singular point. Now इसका एग्जांपल लिख सकते हैं कि वन अपॉन साइन वन अपॉन जेड, दूसरा लिख सकते हैं वन अपॉन ई रेज टू वन अपॉन जेड माइनस वन। ठीक है, नाउ अब पढ़ते हैं आइसोलेटेड के तरीके। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के तरीके,
रिमूवल, फर्स्ट वर्ड है रिमूवेबल। कब होगा रिमूवेबल? की ए सिंगुलर पॉइंट z is equals to z naught is called removable 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 singularity if we can remove this singular जैसे दैट इज, अगर मेरे को इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, या लिमिट जो भी पॉइंट दे रखा जेड नॉट टेंस टू जीरो, सॉरी जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड फाइनाइट, तो वो होगा मेरा रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जैसे एग्जांपल के लिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर। तो मैं अगर इसमें लिमिट लगाऊं, लिमिट एट जेड इज इक्वल टू जीरो पे देखना है, तो लिमिट जेड इज इक्वल टू जीरो पे जीरो माइनस जीरो अपॉन जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, तो एलोपिटल लगाएंगे, तो एलोपिटल लगाएंगे तो वन माइनस कॉस जेड अपॉन टू जेड, तो वन माइनस वन अपॉन जीरो, वापस जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, तो वापस से एलोपिटल लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस प्लस वन, वन का तो जीरो, ये हो जाएगा कॉस साइन जेड अपॉन टू, साइन जीरो इज जीरो अपॉन टू, दिस इज जीरो, तो जीरो इज माई रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, दिस इज फाइनाइट, माई जीरो इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, अब मेरे को एक और चेक करते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड रेस टू पावर फोर, वापस से जीरो बाई जीरो फॉर्म, लिमिट लगाएंगे जेड टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस जेड अपॉन फोर जेड क्यूब, वापस से जीरो बाई जीरो फॉर्म, वापस से एल ऑपिटल लगाएंगे, तो साइन जेड अपॉन ट्वेल्व जेड स्क्वायर, वापस से जीरो बाई जीरो फॉर्म, वापस से एल ऑपिटल लगाएंगे, 24z, वापस से वन अपॉन इन्फिन जीरो विच इज infinity, not finite, so that means zero is not removable, मतलब z naught is not removable point, removable singularity। ठीक है, now एक नॉट लिखते हैं कि if z is equals to z naught is removable singularity of f of z if and only if limit z tends to zero f of z into z minus z जीरो is जीरो, अगर ये मिल जाए तो कह सकते हैं अपन डायरेक्टली कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। वन मोर नॉट के इफ f of z is analytic इन, ऐसा कोई डोमेन है ओमेगा अपॉन सिंगलटन बी एंड बाउंडेड इन जीरो इज लेस देन z माइनस b इज लेस देन r, then then either f is analytic in b or f has removable
सिंगुलरिटी एट बी तो वो दोनों केस में सेटिस्फाइड हो सकता है। अगर मेरा डोमेन इस तरीके का है और ये बाउंडेड है तो या तो एफ एनालिटिक होगा या रिमूवल सिंगुलरिटी होगी। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, पोल। पहले इसका एक एग्जांपल करते हैं तो ज्यादा मजा आएगा ये इसको समझने में। कि साइन जेड अपॉन जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो पे मेरे को चेक करना है। तो पहले अपन इसकी बाउंडेडनेस चेक करते हैं। नाउ अगर मैं इसको क्या करूँ, बाउंडेडनेस चेक कर रहे थे, तो बाउंडेडनेस चेक करने का एक ही तरीका है कि लिमिट चेक करें। लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो साइन जेड अपॉन जेड विच इज गोज टू वन, विच इज गोज टू वन, विच इज गोज टू वन मतलब mod z, this is f of z, mod f of z is less than m is 1, so this is my bounded this region। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये एनालिटिक है कि नहीं, साइन जेड माई एनालिटिक फंक्शन क्योंकि ये f2 फंक्शन है तो दिस इज एनालिटिक, एंड जेड इज ऑल्सो एनालिटिक फंक्शन तो ये डिफाइंड कहाँ पे नहीं है, जीरो पे डिफाइंड नहीं है, तो f of z इज एनालिटिक फॉर ऑल z which is not equals to zero, which is not zero। तो ये पूरे के पूरे दिस पे एनालिटिक है, बाउंडेड है। ये आपने को क्या कह रहा था, ये एनालिटिक है, ये एनालिटिक है, बाउंडेड है, तो f इज एनालिटिक इन b, b इज f इज एनालिटिक इन b। तो यस, जीरो को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट जो z के हैं उस पे भी ये अपना एनालिटिक है और रिमूवल भी है। कि अब अगर मैं जीरो लिखूं जेड इज इक्वल टू जीरो पे, अभी चेक किया था जेड इज इक्वल टू, क्योंकि इसके फाइनाइट लिमिट आ रही तो जेड इज इक्वल टू जीरो पे ये रिमूवल सिंगुलरिटी है। ठीक है, तो एफ हैज रिमूवल सिंगुलरिटी एट पी, यस, बी मेरा क्या हो गया इसमें जीरो, और एनालिटिक इन बी, इन बी, इन बी मेरा पूरा का पूरा जेड है, जेड कहाँ पे, पूरा का पूरा सी पे डिफाइंड है, सी है, और सी पे बस केवल एक पॉइंट नहीं है जीरो, बाकी तो सारे पे है ना एनालिटिक, तो एफ इज एनालिटिक इन बी, तो जीरो को मैं हटा दूं इसमें से तो ये पूरे के पूरे पॉइंट पे एनालिटिक है। दूसरा जेड इज इक्वल टू जीरो पे ये रिमूवल सिंगुलरिटी है। नाउ अब पढ़ते हैं पोल। पोल, पोल क्या होता है, पोल होता है कि z is equals to 0 is pole of f of z if f of z is not bounded in neighborhood of z0, but there exists a natural
number n belongs to z an integer such that z minus z naught raised to power n f of z is bounded in neighborhood of z0। ठीक है। एग्जाम्पल साइन z अपॉन z माइनस वन z माइनस टू। तो ये कहाँ पे बाउंडेड नहीं है। अगर मैं लिमिट लूँ, लिमिट z टेंस टू वन, तो ये आएगा साइन वन अपॉन जीरो विच इज इन्फिनिटी, मतलब नॉट बाउंडेड। तो एक तो पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट लिमिट z इज इक्वल टू टू साइन टू अपॉन जीरो विच इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो पोल कौन कौन से हुए। पोल आर में वन एंड टू। टू पे ये पोल दे रहा है। कहने का मतलब सीधा सीधा कि लिमिट निकालो। लिमिट अगर मैं यहाँ पे नॉट करवाई देता हूँ ये कि इफ z इज इक्वल टू z0 इज पोल पोल ऑफ f of z, then limit z tends to z0 f of z is 0। नाउ एग्जांपल अब यही ले लें। तो f of z इज इक्वल टू साइन z अपॉन वन माइनस जेड वन माइनस टू जेड। तो अगर मैं इसको इक्वल जीरो के रखूंगा तो z माइनस वन z माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। z इज इक्वल टू वन एंड टू आर पोल। आर पोल। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें नेक्स्ट करूँ इसमें कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टू ई रेस टू पाई आयोटा। तो इसको अगर मैं जीरो के इक्वल रखूंगा तो वन प्लस ई टू पाई आयोटा इज इक्वल टू जीरो। तो वन नेवर भी जीरो, तो टू ई पाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस वन। तो दिस इज जेड, दिस इज जेड, जेड। तो ई रेस टू जेड आई आयोटा इज इक्वल टू ई रेस टू पाई आयोटा। तो जेड इज इक्वल टू वन। तो जेड इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ जेड हैज ए पोल एट जेड इज इक्वल टू जीरो। एक वन मोर नोट, इफ z is equals to 0 is a pole of f of z and there exists n belongs to natural numbers such that z minus z naught raised to power n f of z is bounded in the neighborhood of 0, then n is called order of pole। Example, f of z is equals to f of z is equals to f of z is equals to वन अपॉन z माइनस वन की पावर क्यू। तो इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो वन माइनस जेड
q power cube is equals to 0, so z is equals to 1, has a pole of order 3, of order 3, ठीक है। एक वन मोर तरीका और है ऑर्डर निकालने का कि लेट एफ ऑफ जेड हैज ए पोल एट जेड नॉट, then limit n tends to infinity f of z is equals to infinity, but limit z tends to z naught z minus z naught over n zn finitely exist, then n is called pole, order of pole. एग्जाम्पल करते हैं। f of z is equals to 10z और मेरे को चेक करना है z is equals to pi/2 पे, तो लिमिट z tends to pi/2 and z is infinity, मतलब पोल तो है, f of z पोल तो है। अब चेक करना है कि मैं क्या पावर लूँ कि वो जीरो हो जाए, तो लिमिट z tends to दिस z minus pi/2, 10 को क्या लिख सकते हैं sin z अपॉन cos z, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं अब लिमिट लगाऊं तो ये आएगा लिमिट z tends to pi/2 sin pi/2 is 1, तो z minus pi/2 on to 1 upon cos z, pi/2 रखेगा तो 0/0 फॉर्म, लिमिट z tends to pi/2 z का करेगा 1 cos का करेगा sin pi/2 is 1, तो दिस इज 1 माइनस cos sin का माइनस cos, तो -1, which is finitely, that means order is 1, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 1, तो ऑर्डर ऑफ पोल इज 1। नाउ सेकंड, f of z is equals to z minus sin z upon z raised to 4, तो अभी निकाला था, तो अपन क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट z tends to infinity z minus sin z अपॉन 4z इस किया था तो 1 अपॉन इंफिनिटी आया था, 1 अपॉन 0, दिस इज इंफिनिटी, मतलब ये पोल है। अब कितने ऑर्डर का है वो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि h ऑफ z निकालेंगे, h ऑफ z sin z minus sin z and g of z is 4z। नाउ ये कब जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, ये कब जीरो नहीं हो रहा है, आप ट्रिपल डैश में करूंगा तो ये आएगा नॉट इक्वल टू जीरो, एंड जी ये 4 टाइम करूंगा तो ये आएगा नॉट इक्वल टू जीरो, तो f of z has a pole of order 1 at z is equal to 0 पर,
नाउ आप कुछ फटाफट नोट लिख लेते हैं। ठीक है? अगर मेरा कोई ऑर्डर ऑफ पोल इज वन then this called as simple pole. Simple pole. Now second, अगर f of z has pole of order z naught of order k at z naught, then f dash of z has pole of order k plus 1 at z naught. इसका एक एग्जांपल, f of z is equals to 1 upon z square has a pole of order 2 at 0. कैसे? लिमिट निकालेंगे z इज इक्वल टू 0 पे, तो क्या आएगा 1 अपॉन 0 विच इज इन्फिनिटी, मतलब पोल तो है, ये तो पता चल गया। अब लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस 0 और 1 अपॉन z करे तो क्या आएगा 1 अपॉन z। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अगर स्क्वायर कर देता हूँ तो ये क्या आता है z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर विच इज 1 विच इज finitely exist, that means n की वैल्यू इज 2, ऑर्डर 2। नो, अब मैं अगर एफ डैश करूँ इसका तो एफ डैश क्या हो जाएगा -2 अपॉन जेड क्यूब, -2 अपॉन जेड क्यूब हैज पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट 0। हाउ? लिमिट लगाऊं अगर z टेंड्स टू 0 1 अपॉन 0 विच इज इन्फिनिटी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस 0 की पावर 3 -2 upon z cube which is -2 z cube upon z3 which is -2 finitely and exist, that means order 3 क्योंकि n की वैल्यू 3 है। Now next example, next knot. What is the knot? Limit if f of z has a pole of order m at z naught and g of z has a pole at order n at z naught, then f of z upon g of z has a pole of order m plus n at z naught. Example, f of z is equals to 1 upon z square and g of z is equals to 1 upon z cube. This is clearly अभी किए दोनों एग्जाम्पल। पोल at pole of order 2 at 0, pole of order 3 at 0, तो f of z upon g of z करेंगे तो क्या आएगा 1 upon z raised to 5, pole of order m plus n 2 plus 3 which is 5 at 0. Next concept, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा इसेंशियल सिंगुलरिटी। अब पढ़ते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी। अब इसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है?
कि नाइदर पोल, न तो वो पोल हो और ना ही रिमूवेबल हो, नॉट पोल। इस वाली सिंगुलरिटी को बोलते हैं अपन इसेंशियल सिंगुलरिटी। एग्जाम्पल, साइन 1/z। तो पहला क्या कहता है कि लिमिट एट z इज इक्वल टू 0 चेक करना है, तो लिमिट z इज इक्वल टू 0 साइन इन्फिनिटी विच इज नॉट डिफाइंड। तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते कि इन्फिनिटी आएगा या जीरो आएगा, तो नेवर बी से दैट। तो ये इसेंशियल सिंगुलरिटी है। अगर ये जीरो आ जाता, सपोज दैट ये जीरो आ जाता, तो क्या हो जाता, रिमूवेबल। और ये अगर इन्फिनिटी आ जाता तो पोल। ये रिमूवेबल भी नहीं है, पोल भी नहीं, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं है। साइन इन्फिनिटी इज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और जो न तो पोल है न रिमूवेबल है उसको बोलते हैं, तो ये कौन सी सिंगुलरिटी होगी, इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसेंशियल सिंगुलरिटी अब निकालते कैसे हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसको डायरेक्टली जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो साइन 1/z इज इक्वल टू 0, तो 1/z इज इक्वल टू एन पाई, साइन 0 इज एन पाई, तो z इज इक्वल टू 1/n पाई। तो ये सारे पॉइंट है जो इसेंशियल पॉइंट होंगे।